मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, जो अनेक विद्वानों, समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों आदि विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, जाति, प्रजाति एवं जाति के लोग निवास करते हैं और यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.2% भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.43 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की थी। प्राय अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है और आज भी अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देशों प्रगति के पथ पर पहुंच चुके हैं। जनजाति एक गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप माना जाता है जिसे जनजाति कहते हैं। ये खानबादोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, बृहत दल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती हैं। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं पहाड़ी जाति कहा जाता है एवं भारतीय संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने इन्हें पिछड़े हुए हिंदू यानी बैकवर्ड क्लास के नाम से पुकारा है। जनजातियों की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। जनजाति की परिभाषा घुरिये के अनुसार, घुरिये ने जनजाति के लिए पिछड़े हुए हिंदू यानी बैकवर्ड हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। गिलिन और गिलिन ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पार्श्विक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। चार्ल्स विनिक ने जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि एक जनजाति क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक समूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। राल्फ पिंडिगटन ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक जनजाति ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है जो सामान्यतः अंतर्विभाग के नियमों का पालन करता है। जनजाति की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब इस प्रकार से हैं और फर्स्ट पॉइंट है सामान्य भूभाग यानी फर्स्ट पॉइंट है। जनजाति की विशेषताएं नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है
सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं, क्योंकि सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं। सेकंड पॉइंट है सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है। किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण एवं शिक्षा के प्रभाव के कारण अधिकांश जनजातियां द्विभाषी हो गई हैं और वो प्राचीन जो भाषा संबंधी विशेषता थी वो लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत आकार, बिग साइज। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा बृहत् दल भी होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है और इनके अनेक नाम पाए जाते हैं, जैसे भील, मीणा, ग्रासिया आदि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उनके नामों से ये जनजातियाँ जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विवाह, इंडोगेमी। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विवाह यानी इंडोगेमी। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी प्राचीन परंपरा एवं मान्यता चली आ रही है कि जनजाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं एवं उनके कुछ नियम एवं निषेध होते हैं, जिनके कारण वो उन नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक नाम, ए नेम। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम पर या आधार पर ही देते हैं। जैसे अनेक जनजातियों के नाम होते हैं, भील, मीणा, ग्रासिया, तावड़, ओरा हो, ऐसे अनेक इनके नाम हैं जिनसे जानी पहचानी जाती हैं। इनके गोत्र के रूप में होते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो अन्य विभिन्न जातियों, सामान्य जातियों में भी उनको उनकी जाति विशेष के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उसी भांति जनजातियों का भी एक नाम होता है जिसके आधार पर उनका परिचय करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की समान संस्कृति देखने को मिलती है। उनके रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वास, मूल्य आदि में समानता पाई जाती है। हालांकि वो क्षेत्र विशेष के आधार पर उन जनजातियों के अलग अलग रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन, खान पान, नृत्य एवं संगीत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्षेत्र विशेष में उनकी एक जैसी ये सांस्कृतिक विशेषताएं देखने को पाई जाती हैं या देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है।
जैसे शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशु चारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी कभी वे अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है कि एक जनजाति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप कर सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में वैश्वीकरण के दौर में चाहे कोई भी जाति हो या जनजाति हो, वो एक दूसरे पर आश्रित है, यानी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। इसलिए वे अपने सभी आवश्यकताएं स्वयं नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। उसमें वे अधिकांश एक वंशानुगत उनका मुखिया भी होता है, जो परंपराओं का पालन कराते हैं, और पालन कराने के लिए वो नियंत्रण भी बनाए रखने का काम करते हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी करते हैं। कहीं कहीं पर मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों का एक परिषद यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में इस प्रकार के जातिवाद के या जाति विशेष के जो संगठन या मुखिया अवश्य पाए जाते हों, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की सत्ता संबंधी अधिकार और पावर यानी लुप्त हो गए हैं या उनके नियमों में शिथिलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन करती है, क्योंकि एक जनजाति का जो खान पान है, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म से संबंधित जो उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं, वे विवाह अपनी जनजाति में करते हैं, और परिवारों का जो आकार है वो भी उनमें एक जैसा ही पाया जाता है। अधिकतर उनमें संयुक्त परिवार पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के प्रभाव, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण के एवं वैश्वीकरण के प्रभाव ने उनमें परिवारों को भी तोड़ा है, और अन्य जातियों की तरह उनमें भी छोटे परिवार देखने को मिलते हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।